नमस्कार आप सभी को। हेलो एवरीवन, अगेन सभी का वेलकम करता हूं वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। शुरू करेंगे हमारी एडिटोरियल क्लास को आज की। जो स्टूडेंट्स नए हैं क्लास में, आपको बता दें इस क्लास का ऑब्जेक्टिव आर्टिकल्स को पढ़ करके हमारा जीएस या जीके स्ट्रॉन्ग करना नहीं है, वो तो होगा ही। हमारा ऑब्जेक्टिव होता है आपके एग्जाम का इंग्लिश का सेक्शन कवर करवाना। अब आप चाहे सीजीएल दे रहे हो या बैंकिंग का कोई एग्जाम दे रहे हो या फिर आप सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे हो, सिविल सेवाओं में यूपीएससी से लेकर के आरएएस और जीपीएससी तक, इस क्लास के अंदर आप इंग्लिश का फाउंडेशन पकड़ते हो, जो कि है बड़े बड़े सेंटेंसेस को ब्रेक करके उनका मीनिंग निकालना। और हमेशा याद रखें, जब तक सेंटेंस का मीनिंग आपको निकालना नहीं आएगा, तब तक कितनी भी ग्रामर लगा लो और कितनी भी वोकैब रट लो, आपका अंग्रेजी का सेक्शन कमजोर ही रहेगा। तो चलिए, कमजोर नहीं रहने देंगे सेक्शन को, जल्दी से क्लास को शुरू करते हैं। एक लाइक और एक शेयर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नए हैं तो। आइए कुछ नया सीखते हैं। चलिए, कह रहा है जी कोस्ट टू एक्सेस। देखिए, एक्सेस का मतलब होता है उपलब्धता या पहुंच। कोस्ट का मतलब होता है कीमत। कह रहे सरकार की एक स्कीम आई है नई, इसको एक्सेस करने के लिए कई कोस्ट, कई कीमतें सरकार को चुकानी होंगी। ये स्कीम सीधे सीधे अपने इंटेंडेड बेनिफिशियरी तक नहीं पहुंच पाएगी अगर सरकार ने कुछ हाथ पांव नहीं मारे। तो देयर इज ए कोस्ट टू एक्सेस दिस स्कीम। चलिए, अब ये एक्सेस वर्ड को पकड़ेंगे। बड़ा अच्छा वर्ड अंग्रेजी में, और अच्छा इसलिए क्योंकि इस वर्ड के तीन हम शक्ल है। पहला वर्ड है असेस, दूसरा है ये वाला एक्सेस, तीसरा है ई लगा करके एक्सेस। स्पेलिंग भी अलग है। देखिए, पहला असेस जो है ना, ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है एग्जामिन करना, जायजा लेना। जैसे एग्जामिनर आपकी कॉपी को असेस करता है, पढ़ता है वो उसको, कितना लिखा है आपने, क्या मीनिंग निकाला है ना, क्या आपके ख्याल थे। तो ये तो हो गया एसेस, असेस। दूसरा क्या है जी, दूसरा एक्सेस है। इसका मतलब होता है उपलब्धता या पहुंच। ये एक वर्ब भी है, एक नाउन भी है। एक्सेस टू एजुकेशन यानी शिक्षा तक उपलब्धता। एक्सेस टू हेल्थ केयर यानी चिकित्सा की उपलब्धता। एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पोर्टेबल वाटर, यानी पानी की उपलब्धता। तो उपलब्धता या पहुंच के लिए वर्ड यूज होगा, नाउन और वर्ब दोनों फॉर्म में आता है। और तीसरा वर्ड है ई लगा करके एक्सेस। इसकी स्पेलिंग जरूर देखें। इसमें जो ई लगा है, इससे याद रखना, इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा। जैसे आप किसी को बोलते हो ना, यार आपके पास एक एक्सेस पेन है क्या, मेरा पेन खत्म हो गया है, खो गया है, घर भूल आया हूं, एक्स्ट्रा पेन है क्या आपके पास। तो एक्स्ट्रा को अपने एक्सेस बोल देते हैं। तो ये है जी तीन अलग अलग वर्ड्स, इनको अलग अलग रखना है, मीनिंग अलग अलग निकलेगा। और इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके इन तीन सेंटेंसेस को हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। यही मजा है इस क्लास का, बेनिफिट यही है। सीधे सीधे पढ़ा करके तो 15 मिनट में आर्टिकल पूरा हो जाएगा। जो ये साथ में कमेंट्री कर रहा हूं, ये छोटी छोटी चीजें आपसे शेयर करता हूं, यहीं से बनेंगे मार्क्स। लगा करके देखो तीनों वर्ड्स को इन ब्लैंक्स के अंदर। चलिए, द पैनल विल डैश हु कैन डैश द रिपोर्ट। पैनल जो है वो ये करेगा, इस चीज को करेगा कि कौन आदमी ये कर सकता है इस रिपोर्ट को। मेरे पास दो दो यहाँ पे हिंट्स आई। पहली हिंट है विल नाम की मॉडल वर्ब, दूसरी है कैन नाम की मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब अपने बाद हमेशा बेस फॉर्म लेती है वर्ब की, यानी वर्ब आएगी दोनों केसेस के अंदर। एडजेक्टिव तो यहाँ आ नहीं सकता, तो या तो ये आएगा या ये आएगा। अब बता दो पैनल क्या करेगा। पैनल कहीं रीच करेगा, पहुंचेगा, या फिर पैनल जायजा लेगा। पैनल तो जायजा लेने वाला है, इवेल्युएट करेगा, ठीक है, असेस करेगा, एग्जामिन करेगा कि कौन कौन आदमी जो है वो इस रिपोर्ट को एक्सेस कर सकते हैं, यहां इस रिपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। यानी ये रिपोर्ट कौन कौन पढ़ सकता है, ये पैनल जो है डिसाइड करेगा। तो ठीक है, पहले में आ गया एक्सेस, सॉरी असेस, दूसरे में आ गया। चलो सेकंड वाला देखो। डैश ट्रैफिक रिड्यूस्ड डैश टू द स्टेडियम। ये जो डैश टाइप का ट्रैफिक है, इसने कम कर दिया इस चीज को स्टेडियम तक। कैसा ट्रैफिक था, डैश टाइप का। देखो जी, यहां पे बात हो रही है ज्यादा ट्रैफिक की। जो एक्स्ट्रा ट्रैफिक था उसने कम कर दिया आपकी पहुंच या उपलब्धता को स्टेडियम की। ट्रैफिक की वजह से अब स्टेडियम नहीं पहुंच पा रहे लोग। तो बन गया ना, सेकंड के अंदर फर्स्ट ब्लैंक में आएगा एक्सेस यानी एक्स्ट्रा, और यहां पे आएगा एक्सेस ए वाला, इसका मतलब है पहुंच। चलिए, तीसरा मैं चाहता हूं खुद से आप अटेम्प्ट करें, कमेंट सेक्शन के अंदर डालें। आपको फीडबैक जरूर मिलेगा, गलत होगा तो भी बताएंगे और सही होगा तो आपको एक हार्ट दे देंगे, लाइक वाला, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। जरूर से ट्राई करना, ताकि एक बार पढ़ करके जो सीखा हो दिमाग में बैठ जाए। बढ़ेंगे आगे, इस आर्टिकल की आपको वोकैब दिखाते हैं।
मैं ये क्लास दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आधी क्लास के बीच में मुझे पता लगा कि मैंने रिकॉर्डिंग बटन ऑन नहीं किया था तो मेरा टाइम आज डबल हो गया। तो चलो जल्दी से फटाफट अपने इस आर्टिकल की वोकैब देख लेते हैं। उसी के साथ में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, सर्च कर लेना टेलीग्राम में @officialYT, ये ग्रुप आपको मिल जाएगा। इस ग्रुप में सारे पीडीएफ, सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको। साथ ही जो एडिटोरियल आप पढ़ रहे हैं इसके ऊपर एक क्विज मिलेगा एडिटोरियल क्लास के ठीक 30 मिनट बाद, तो आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। YT ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करें, आप ही के लिए बनवाई गई है ऐप, बड़े प्यार से बनवाई गई है। ऐप का काम है मेरी गाइडेंस के अंदर आप जो भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं उसको प्रिपेयर कर सकें। जैसे राइटिंग का कोर्स जिसमें हम 10वीं क्लास के बच्चे को भी बेसिक से अंग्रेजी में लिखना सिखा देते हैं 50 से 55 घंटे के इस क्रैश कोर्स में कोई भी लिखना सीख सकता है। यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस सुपर हिट कोर्स। अभी इस पे एक्स्ट्रा वैलिडिटी चल रही है, मैंने लिखा नहीं है यहाँ, लेकिन 12 की जगह 16 महीने के लिए ये कोर्स वैलिड रहेगा। ठीक है, अभी जो एनरोल कर रहे हैं उन लोगों के लिए। इसी के साथ आपको अगर एग्जाम देना है कोई ऑब्जेक्टिव पेपर वाला जिसमें पैरा जंबल आएंगे, वोकैबुलरी आएगी, ग्रामर आएगी, तो उसके लिए इंग्लिश अनलॉड कोर्स भी अवेलेबल है एप्लीकेशन पे। 2026-27 के एसएससी, बैंक, डिफेंस, रेलवे सभी एग्जाम्स इसमें हम कवर कर रहे हैं। यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स। पूरा फुल फ्लेजेड 150 घंटे का पैकेज है। यूपीएससी और सिविल सेवाओं वालों के लिए हमारा माइग्रेशन कोर्स है। माइग्रेशन कोर्स का मतलब होता है माइग्रेट करवाने वाला कोर्स। आपकी जो भी भाषा है उससे आपको अंग्रेजी में करवा देगा ये कोर्स माइग्रेट, ताकि आप यूपीएससी और आरएएस जैसी सेवाओं के लिए एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, ट्रांसलेशन, यहां तक कि सीसेट और ग्रामर को भी कवर कर सके। चलिए, तीनों में से किसी भी कोर्स की आपको नीड हो, कोई क्वेरी हो, ये व्हाट्सएप नंबर है, यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम वाया व्हाट्सएप। चलो आ जाओ आर्टिकल पे, फटाफट से देखेंगे वोकैब को। पहला वर्ड है आज का डॉन्टिंग। ये वर्ड आजकल बहुत बार आ रहा है, नहीं? देखो, इस वर्ड को याद करने का तरीका है डोंट। इसके नाम में डोंट आ रहा है। डोंट का मतलब होता है मत करो, ये डू नॉट। तो ऐसा हर एक काम जिसको सुन के आपका मन कहे कि मत कर भाई, नहीं हो पाएगा, मत कर भाई, नहीं चढ़ पाएगा, ऐसा काम डरावना काम कहलाता है अंग्रेजी में डॉन्टिंग। डॉन्टिंग को फॉर्मिडेबल और इंटिमिडेटिंग भी बोलते हैं, डराने वाले कामों को। और इसके लिए एक और अच्छा वर्ड अंग्रेजी में, सीजीएल वालों को पता होगा जो तैयारी कर रहे हैं 2-3 सालों से, हरक्यूलियन टास्क। प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है, 2 बार आया हुआ 20 साल में, 15 साल में। हरक्यूलियन टास्क, बड़े से डराने वाले काम के लिए ये वर्ड, ये फ्रेज यूज होता है। तो चलिए यूज करके देख लेते हैं। क्लाइंबिंग द माउंटेन सीम लाइक अ डॉन्टिंग, फॉर्मिडेबल और इंटिमिडेटिंग टास्क। क्लाइंब करना इस माउंटेन को लगता था या दिखता था एक डरा देने वाला काम, हिम्मत तोड़ देने वाला टास्क। चलिए, ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। एक और वर्ड आएगा आज, प्रोविजन। ध्यान से समझना, इस वर्ड के 3 मीनिंग्स हैं और तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए, आपके किचन में जो आटा रखा है, जो चीनी रखी है, चाय पत्ती रखी है, दूध रखा है फ्रिज में, ये सभी प्रोविजंस हैं, सप्लाई है, इंतजाम है आपके खाने पीने के। तो किसी भी चीज के इंतजाम को, सप्लाई को, भंडार को, स्टोरेज को अंग्रेजी में कहते हैं प्रोविजन। जैसे आपके घर पे स्टेशनरी का प्रोविजन होगा, आपके बैंक में पैसों का प्रोविजन होगा। तो प्रोविजन एक इंतजाम के लिए यूज होने वाला वर्ड है। द आर्मी कैरिड इनफ फूड प्रोविजंस फॉर द जर्नी। आर्मी जो है कैरी करती थी पर्याप्त तौर पे खाने के इंतजाम को, प्रोविजंस को, सफर के लिए। तो ये पहला मीनिंग है। अब दूसरा मीनिंग देखो, कोई भी कानून, एक्ट, कलम, धारा, नियम, पॉलिसी, रूल, ये सभी लॉ, ये सभी चीजें जो अंग्रेजी में है प्रोविजन कहलाती हैं। अब ये क्यों प्रोविजन है? मान लीजिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें बहुत सारे आपको मिलेंगे, है ना, आर्टिकल्स मिलेंगे। हर आर्टिकल एक प्रोविजन है, किसी काम का वो इंतजाम करता है। कोई आर्टिकल आपको सुरक्षा का अधिकार देता है, जीवन का अधिकार देता है, शिक्षा का अधिकार देता है। समझ पा रहे हो? तो प्रोविजन एक इंतजाम जो कि कानून में, पॉलिसी में और एक्ट में किया जाए। तो ये देखो, इंतजाम से जुड़ा हुआ वर्ड है। दूसरा मीनिंग इसका, द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स अ प्रोविजन फॉर इमरजेंसी पावर्स। कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन करता है एक प्रोविजन को, इंतजाम को, या आर्टिकल को, धारा को, कलम को, इमरजेंसी पावर्स की, आपातकालीन ताकतों की। चलिए, दोनों तरीके से वर्ड यूज होगा। आगे बढ़ते हैं। एक और वर्ड आएगा आज की क्लास में, नेसेंट। देखिए, हर वो चीज जो अपने शुरुआती अवस्था में है ना, वो अपनी नेसेंट स्टेज में है। जब पौधा खिल रहा होता है, कली उसमें से फूट रही होती है, बच्चा अपना बड़ा हो रहा होता है, तो वो नेसेंट स्टेज होती है। समझ गए ना, डेवलपिंग। इसीलिए डेवलपिंग, बडिंग, ग्रोइंग, बिगिनिंग, इवॉल्विंग सभी इसके सिनोनिम्स हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज स्टिल अ नेसेंट फील्ड इन इट्स करंट फॉर्म। एआई जो है आज भी एक नेसेंट फील्ड है, एक शुरुआती अवस्था का फील्ड है,
अपनी करंट फॉर्म में आज की डेट में जो एआई देख रहे हैं, 2-5 साल बाद इस एआई पे तो हमें हंसी आएगी कि हमने ऐसी एआई भी यूज की थी। आज हमें अमेजिंग लगती है, लेकिन 5 इयर्स के अंदर आप देखोगे सब कुछ बदल देगा। चलिए, ये वर्ड आर्टिकल में आज नेसेंट देखेंगे। नेसेंट के लिए एक और अच्छा वर्ड अंग्रेजी में यहां लिख देता हूं, फ्लैचलिंग। फ्लैचलिंग वो पंछी होता है जिसके पंख फूटे हैं अभी, पर जिसने उड़ना नहीं सीखा। कोई भी चीज जो अपने शुरुआती दौर में होती है वो फ्लैचलिंग होती है। जैसे फ्लैचलिंग बिजनेस भी हो सकता है, ऐसा बिजनेस जो अभी भी शुरू हुआ है, अभी प्रॉफिट कमाना शुरू नहीं किया उसने। फ्लैचलिंग का बिल्कुल उल्टा होता है जी, जो मैच्योर हो चुका हो, वो पंछी जो उड़ान भर चुका हो, वो बिजनेस जो धड़ल्ले से चल रहा हो, काम कर रहा हो, उसको हम बोलते हैं फुल फ्लैजेड। अब ये फ्रेज आप यूज करते हो अपनी अंग्रेजी में, मीनिंग आपको पता ना हो भले भी। फुल फ्लैश बोल देते हैं हिंदी वाले तो, फुल फ्लैश नहीं होता, फुल फ्लैजेड होता है। फ्लैजलिंग यानी शुरुआती दौर में, फुल फ्लैजेड यानी मैच्योर अवस्था में। तो चलिए, ये वर्ड आर्टिकल में आज आप देखेंगे। एक और वर्ड आएगा आज, हैजर्डस। जो चीज 1000 इंटू में 10,000 गुना खतरनाक हो, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं हैजर्डस। ये इसको याद रखने की ट्रिक है। हैजर्डस को पेरिलस या डेंजरस भी बोला जा सकता है। वर्कर्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट हैजर्डस कंडीशंस इन द फैक्ट्री। वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया या प्रदर्शन किया खिलाफ में हैजर्डस कंडीशंस के या खतरनाक कंडीशंस के जो इस फैक्ट्री में हुआ करती थी। तो चलिए, यू विल सी दिस वर्ड इन टुडेज आर्टिकल अगेन। लास्ट वर्ड अपने पास, परस्यूएंट। देखिए, परस्यू नाम की वर्ब आपने बहुत बार सुनते, बोलते, लिखते हुए लोगों को देखा होगा। जैसे किसी से पूछो क्या कर रहे हो भाई, अगर वो बंदा या बंदी सीए कर रहा है ना, तो वो बोलेगा आई एम परस्यूइंग माई सीए डिग्री। अगर वो कोई बिजनेस कर रहा है तो बोलेगा आई एम परस्यूइंग, जो भी बिजनेस कर रहा है वो, ठीक है, दिस बिजनेस। तो परस्यू करना यानी हाथ पांव मार के, फड़फड़ा करके किसी चीज को पाने की कोशिश करना। पढ़ाई करके सीए की डिग्री लेना, मेहनत करके बिजनेस को चलाना। तो परस्यू तो आप समझ गए, वहीं से एडजेक्टिव बना हुआ है परसुएंट। परसुएंट हर वो चीज है जो हाथ पांव मार करके कर दी गई है किसी दूसरी चीज का पीछा करते हुए। जैसे द पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड परसुएंट टू कोर्ट्स डायरेक्टिव्स। पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया, लाया गया परसुएंट यानी अनुपालना में, पीछा करते हुए, अनुसार में, कोर्ट के डायरेक्टिव के, कोर्ट के ऑर्डर्स के। तो कोर्ट ने बोला होगा सरकार को भाई ये कुछ करो आप, इसका देखो कुछ आप। तो कोर्ट के डायरेक्टिव को सरकार ने परस्यू किया और एक पॉलिसी आई विच वाज परसुएंट टू कोर्ट्स डायरेक्टिव्स। ये वो अंग्रेजी के गिने चुने वर्ड्स में से है जिसको समझाने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, सीधे सीधे मीनिंग निकाल लो, डिक्शनरी से समझ नहीं आएगा। चलिए, होपफुली अब इससे बैठ गया होगा इसका सेंस, है ना। पांचों वर्ड्स हो गए हैं डिटेल में। आर्टिकल पे आ जाओ, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। देखिए, समरी ये है, सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की है उन लोगों के लिए जिनकी तनख्वाहें 25-30 हजार से कम है। ये वो लोग होते हैं जो कि या तो ब्लू कॉलर वर्कर्स होते हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले, या फिर व्हाइट कॉलर्स होते हैं लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में। जैसे किसी दुकान पे बैठा हुआ डेटा एंट्री ऑपरेटर, बड़ी दुकान पे, छोटी दुकानों पे तो कुछ हाल ही नहीं है, बड़ी दुकानों पे। तो ये 25,000 से कम वाले जो लोग ईएसआईसी में कवर होते हैं, अब उनके लिए स्कीम ये आई है कि 40 साल के बाद अब उनका फ्री मेडिकल चेकअप भी होगा हर साल, ताकि बड़ी बीमारियों का पता लग सके। हमारा आर्टिकल कह रहा है जी बड़ी अच्छी स्कीम है और इसकी तो जरूरत थी। इन गरीब लोगों के लिए, इनके इलाज के लिए आप सोच रहे हो, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन ये स्कीम अभी भी भारत के ढांचे के हिसाब से पूरी या सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। ये आदमी जिसका मेडिकल करोगे, इसको एक दिन की छुट्टी कौन देगा ये बताओ। ये मेडिकल कराने जाएगा, लाइन में लगेगा, उस दिन तो इसकी तनख्वाह खत्म हो जाएगी। अच्छा, फिर इसका मेडिकल करवाने के लिए आप इसकी ऑफिस तक क्यों नहीं जा सकते? छुट्टी देते हो उस दिन का, एक दिन का, इसको किराया क्यों नहीं दे सकते? साथ में तनख्वाह क्यों नहीं दे सकते? अगर छुट्टी देनी है तो इस तरीके से दो। और फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लगभग 70% इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स, जिनका ये अकाउंट ही नहीं होता ईएसआईसी। उनका क्या? जैसे आपके घर में काम करने वाली मेड, आपकी गाड़ी साफ करने वाला आदमी जो कपड़ा लगाता है सुबह में, कह रहा है इनका क्या? स्कीम तो ऐसी बनाओ जो निचले तबके तक जाए और हर आदमी को ये वाली स्कीम का बेनिफिट मिल सके। तो एक्सेस की कुछ कॉस्ट है, ये स्कीम का एक्सेस पाने के लिए कीमतें चुकानी पड़ेंगी बड़ी बड़ी इन वर्कर्स को, और यही आर्टिकल जो है आपको बताता है। मेरे को तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये आर्टिकल, इंफॉर्मेटिव है। जल्दी से इसको शुरू करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ आपके सामने है। मैं चाहता हूं वीडियो को पॉज करके एक बार इसका मीनिंग निकाल लो जितना निकल सके, फिर साथ में मिलकर पढ़ते हैं ताकि प्रॉपर आपको प्रैक्टिस मिल सके कॉम्प्रिहेंशन की।
कह रहा है जी द यूनियन लेबर मिनिस्ट्री हैज अनाउंस्ड फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप्स फॉर वर्कर्स अबव 40 थ्रू द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और ESIC pursuant to provisions under the new लेबर। कह रहा है यूनियन जो लेबर मिनिस्ट्री है या श्रम मंत्रालय है, इसने परफेक्ट टेंस लगा करके अनाउंस कर दिया है, ऐलान कर दिया है फ्री यानी मुफ्त का एनुअल हेल्थ चेकअप का उन सभी वर्कर्स के लिए जो 40 साल से ऊपर है। और किसके जरिए होगा ये होगा ESIC नाम की सरकारी संस्था के जरिए। और ये सारा काम इन्होंने किया है परस्यू करते हुए, परसुएंट होते हुए, पीछा करते हुए, फड़फड़ाते हुए, हाथ पांव मारते हुए उन सभी प्रोविजंस को, उन सभी कलमों को, धाराओं को, एक्ट्स को जो नए लेबर कोड्स के अंदर लिखे हुए हैं सरकार ने। तो नए लेबर कोड आपको पता है नए बन गए हैं, 3-4 27-28 को तोड़ करके जोड़ दिया है। तो कह रहा है उसमें कुछ प्रोविजंस लगाए गए थे, उन्हीं में से एक प्रोविजन का पीछा करते हुए, परस्यू करते हुए इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि अब से हर 40 साल से ऊपर के 25,000 से कम तनख्वाह कमाने वाले आदमी का हम एनुअल हेल्थ चेकअप मुफ्त में करेंगे। मिनिस्ट्री की वर्ब है हैज अनाउंस्ड, सब्जेक्ट वर्ब जरूर पकड़ना है। सबसे बड़ी चीज, सबसे भारी काम यही होता है। परसुएट होता है किसी चीज के अकॉर्डिंग टू या उसकी अनुकंपा में, उसकी अनुपालना में कोई काम हो। प्रोविजन कलम, कानून, धारा या इंतजाम। और कुछ देखने वाला नहीं है इसमें, आसान है ये। आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। जरूर से खुद की रीडिंग लो पहले, जितना समझ में आए। चलिए, कह रहा है जी वाइल वर्कर्स एक्सपोज टू हैजर्डस कंडीशंस सच एज टॉक्सिक केमिकल्स और हैवी मशीनरी will mandatorily undergo screening and receive free treatment through ESIC hospitals if illnesses are detected। देखो लंबा सेंटेंस है, कॉमा लगा हुआ है, मैं रुक जाता हूं, इतना ही पढ़ लो। कह रहा है जी वाइल यानी जहां वो सभी वर्कर्स जो एक्सपोज्ड है। अब ये क्या होता है एक्सपोज होना भाई? देखिए एक्सपोज होना यानी किसी कंडीशन के सामने मजबूर होना। ऐसे वर्कर्स जो मजबूर हैं, एक्सपोज हैं, अनुभव कर रहे हैं, गुजर रहे हैं हैजर्डस कंडीशन से या बड़ी खतरनाक कंडीशन से, जैसे कि टॉक्सिक केमिकल से या फिर हैवी मशीनरी से। कह रहा है इनको तो मैंडेटरली यानी कंपल्सरीली अंडरगो करना ही होगा या फिर गुजरना ही होगा इस स्क्रीनिंग के नए सिस्टम से। स्क्रीनिंग होता है जांच, तो इनको तो अपनी जांचें करवानी ही पड़ेंगी जो केमिकल और हैवी मशीनरी में काम कर रहे हैं। और ये रिसीव भी करेंगे मुफ्त की ट्रीटमेंट को ESIC के हॉस्पिटल्स के जरिए। अगर इलनेसेस यानी बीमारियों को डिटेक्ट किया जाता है, कोई बीमारी पकड़ी जाती है। कह रहे जहां तो ये होगा, कह रहे वहीं पे द प्रोग्राम सप्लीमेंट्स एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशंस अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट, द ESIC एक्ट एंड द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हैजर्ड एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। कह रहे वहीं पे प्रोग्राम जो है सप्लीमेंट करता है एग्जिस्टिंग कंडीशंस को या पूरक बनता है हाल में पड़ी हुई ऑब्लिगेशंस का। ऑब्लिगेशन होती है जिम्मेदारियां जो आपको दी गई हैं, जो आपको पूरी करनी है। और ये सारी जिम्मेदारियां जो इन 3 कानूनों में, 3 एक्ट्स में दी गई हैं, वो जिम्मेदारियां आगे आपको बता देगा। तो बहुत सारी ऑब्लिगेशंस होंगी, उन्हीं को ये सप्लीमेंट करता है। सप्लीमेंट करना आप समझते हैं ना, पूरक होना, उनकी पूर्ति करता है। चलिए, वर्कर्स की वर्ब है विल, अंडरगो। अंडरगो करना यानी किसी चीज से गुजरना, अंडर यानी नीचे, गो यानी जाना, किसी चीज के नीचे से गुजरना, किसी चीज का अनुभव लेना। तो ये सारे वर्कर्स जो हैं गुजरेंगे स्क्रीनिंग से, जरूरी ही, मैंडेटरली। और ये रिसीव भी करेंगे। वर्कर्स की दूसरी वर्ब है विल रिसीव। रिसीव करना, किसी चीज को पा लेना। स्पेलिंग रिसीव की जरूर देखें। अंग्रेजी में आई आता है ई से पहले जब भी स्पेलिंग बने, सिवाय उन केसेस में जहां पे आई ई से पहले सी रखा हो। वैसे जनरली क्या लगता है, आई उसके बाद में ई। कोई भी स्पेलिंग निकाल लो आप जिसमें आई और ई साथ में आते हो, तो आई पहले और ई बाद में आएगा। लेकिन रिसीव में जैसे सी आ गया, तो सी लगने के बाद में इनका जो है ऑर्डर चेंज हो जाता है, ई पहले और आई बाद में। वैसे ही ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में ए की आवाज आती है, उनमें भी ई से पहले, आई से पहले ई लगता है। जैसे मैं एक वर्ड बताता हूं आपको, वेट। वेट, ए की आवाज आ रही है वे या वेट, तो ई लगा हुआ है आई से पहले। तो एक स्पेलिंग ट्रिक है, ध्यान रखें, ई और आई के बीच में पकड़ने वाली। इलनेसेस की वर्ब है आर डिटेक्टेड। ये सेंटेंस बना हुआ है फर्स्ट कंडीशनल में, अगर ऐसा होता है तो ऐसा हो जाएगा। प्रोग्राम की वर्ब है सप्लीमेंट्स। कह रहा जी फाइनेंस थ्रू द वेल एंडोर्ड ESIC फंड एंड ऑगमेंटेड बाय PM जन आधार योजना इम्पैनल्ड फैसिलिटीज। द इनिशिएटिव विल एट प्रेजेंट
चीफली बेनिफिट इंश्योर्ड वर्कर्स। कह रहे जो चीज फाइनेंस्ड है, जिसको पैसा मिला हुआ है इस ईएसआई फंड का, जो वेल एंडोर्ड है। देखिए एंडोर्ड का मतलब होता है प्रोवाइडेड, जिस चीज में अच्छा सा इंतजाम हो, पैसे का, वक्त का, कोई भी है ना रिसोर्स, अगर उसमें भरपूर हो तो वो वेल एंडोर्ड होता है। तो कह रहे ऐसी ये स्कीम जो फाइनेंस्ड है, भरपूर ढंग से फाइनेंस की गई ईएसआई फंड से, खूब पैसे वाले फंड से फाइनेंस्ड है, और ये ऑगमेंटेड है, ऑगमेंटेड यानी स्ट्रेंथन की गई है, मजबूत बनाई गई है पीएमजेएवाई के अंदर एम्पैनल किए हुए या रजिस्टर की हुई फैसिलिटीज से, हॉस्पिटल से। कह रहा है ये जो स्कीम है ना, ये इनिशिएटिव जो है, ये कदम जो है, ये प्रेजेंट में, एट प्रेजेंट मेनली या चीफली बेनिफिट करेगा, फायदा देगा उन सभी वर्कर्स को जिनका इंश्योरेंस ईएसआईसी में हो रखा है। इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फाइनेंस्ड, ये ऑगमेंटेड, ये दोनों वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव्स हैं। सेंटेंस इतना ही है, द इनिशिएटिव विल बेनिफिट इंश्योर्ड वर्कर्स। इनिशिएटिव बेनिफिट करेगा इंश्योरेंस वाले वर्कर्स को। कौन सा इनिशिएटिव? देखो ये इनिशिएटिव वो है जो एक तो फाइनेंस्ड है और दूसरा ऑगमेंटेड है। ये इनिशिएटिव को फाइनेंस भी मिला हुआ है और मजबूती भी मिली हुई है इन दो चीजों से। तो सेंटेंस का जो मेन सब्जेक्ट होता है उसके साथ में दोनों पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म जुड़ जाती हैं। और इनको पकड़ने का तरीका क्या है? पास्ट पार्टिसिपल को वर्ब की ऐसी थर्ड फॉर्म होंगी जिनका कोई सब्जेक्ट नहीं होगा और इनके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, ये सारी हेल्पिंग वर्ब जब भी किसी V3 के पहले आए तो वो वर्ब जो है मेन वर्ब का काम करती है। जैसे आई हैव विजिटेड दिस कंट्री, मैं विजिट कर चुका हूं इस कंट्री को, तो हैव से समझ गए ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैव लगाया तो ये मेन वर्ब बन गई। यहां कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, तो इसको आपको देखते ही पकड़ लेना है, ये सब्जेक्ट के ऊपर एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को आज डिटेल में करवाएंगे आपको, और मैंने दो कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया जो मैं जनरली अलग अलग करवाता हूं, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़िया होगी। अंग्रेजी में 3 तरह के पार्टिसिपल्स हैं। मेन जो कंफ्यूजन होती है वो होती है प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल में। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने एक वर्ब रखी हुई है एक्साइट, इसको 2 ब्लैंक्स में आपको भरना है। द मूवी वॉज वर्ब की आईएनजी फॉर्म में एक्साइटिंग, या वर्ब की थर्ड फॉर्म में एक्साइटेड फॉर द ऑडियंस। द ऑडियंस वॉज एक्साइटिंग अगेन और एक्साइटेड आफ्टर द मूवी। तो कौन सी वर्ब कहां लगाओगे? एक्साइटिंग लगाओगे, एक्साइटेड लगाओगे, कौन सा एडजेक्टिव यूज करोगे? एक बार खुद से पूछो। देखिए मूवी जो है ना, ऑडियंस के लिए एक्साइटिंग थी या एक्साइट करने वाली थी। वर्ब के आईएनजी फॉर्म जो है उसका मीनिंग आता है ऐसा करने वाला। एक्साइटिंग यानी एक्साइट करने वाला, स्केयरिंग यानी स्केयर करने वाला, डराने वाला, कंफ्यूजिंग यानी कंफ्यूज करने वाला, अनोइंग यानी अनोय करने वाला, परेशान करने वाला। तो आईएनजी फॉर्म जो है वर्ब की करने वाले वाले का मीनिंग देगी, या फिर एक दूसरा मीनिंग देती है करते हुए, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या करती है भाई साहब? वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव होती है और ये जो है सब्जेक्ट की स्टेट या अवस्था को बताती है। अब मुझे बता दो, ये मूवी क्या ये एक्साइट करने वाली थी ऑडियंस को, या ये खुद ही एक्साइटेड थी? मतलब आप एक मूवी देखने गए, आप एक्साइटेड नहीं थे मूवी के लिए, मूवी आपके लिए एक्साइटेड थी, ऐसा हो सकता है क्या? मूवी बेचैन थी आपके लिए कि आए मुझे और मोहित देख करके जाए, नहीं हो सकता ना। तो मूवी वॉज एक्साइट करने वाली, यानी एक्साइटिंग फॉर द ऑडियंस। और ऑडियंस जो है, ऑडियंस एक्साइटेड थी, ऑडियंस जो है बहुत ज्यादा उतारू थी, उत्सुक थी, बेकरार थी, एक्साइटेड। और कब? मूवी के बाद। समझ पाए एक में आईएनजी फॉर्म क्यों लगी और एक में थर्ड फॉर्म क्यों लगी? क्योंकि मीनिंग निकाल के देखा हमने, ऑडियंस की स्टेट यानी अवस्था की बात हो रही है और मूवी आपको एक्साइट करने का काम कर रही है, इसलिए आईएनजी फॉर्म लगा के एक्साइटिंग लगाया। चलो और सेंटेंसेस देखते हैं। स्केरिंग या स्केर्ड द चिल्ड्रन विद लाउड वॉइस, द मैन कंटिन्यूड शाउटिंग। सेंटेंस इतना ही है, आदमी ने जारी रखा, कंटिन्यू करा जो है शाउट करना, चिल्लाना। और कैसे? डराते हुए, स्केयर करते हुए इन चिल्ड्रन को अपनी लाउड वॉइस से, अपनी जो है ऊंची आवाज से बच्चों को डराते हुए इस आदमी ने जारी रखा चिल्लाते रहना। तो देखो करते हुए वाला मीनिंग भी जब आ जाए, डराते हुए बच्चों को करते हुए वाला मीनिंग भी आ जाए, तब भी यूज होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का। यहां लिखेंगे केयरिंग द चिल्ड्रन, फ्राइटनिंग द चिल्ड्रन, डराते हुए बच्चों को, द मैन कंटिन्यूड शाउटिंग। लेकिन अगला देखो,
scared by the audience, scared by the loud noise या scaring by loud noise, the children ran away. सेंटेंस इतना ही है, बच्चे भाग गए, the children ran away. और कैसे भागे? अब इन बच्चों के लिए एक एडजेक्टिव लगा दो, डराने वाले बच्चे भाग गए लाउड नॉइस को, या फिर डरे हुए बच्चे भाग गए आवाज से। देखो बाय से ही जो हमें पता लग गया आवाज से डरे हुए हैं तभी भागे हैं। वो डराने वाला आदमी कभी नहीं भागता, डरा हुआ भागता है। द चिल्ड्रन रैन अवे और चिल्ड्रन वर स्केर्ड बाय द लाउड वॉइस, तो यहां पे आएगा स्केर्ड। समझ पा रहे हो? ऊपर स्केरिंग आया, यहां स्केर्ड आया, मीनिंग चेंज हुआ, पार्टिसिपल भी चेंज हो गया। चलिए अब 2 क्वेश्चंस आपको दूंगा जो आज की क्लास में आपको एज ए क्लास वर्क अटेम्प्ट करने हैं। वीडियो को पॉज कर लो। कंफ्यूज या कंफ्यूजिंग या कंफ्यूज द मैनेजर विद रिपीटेड क्वेश्चंस, द एम्प्लॉय अवॉइडेड आई कॉन्टेक्ट। अनोइंग या अनॉयड बाय द लाउड म्यूजिक, द नेबर्स कॉल्ड द पुलिस। देख लेना सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे नेबर है, यहाँ पे एम्प्लॉई है। एम्प्लॉई कुछ करने वाला है तो उसके लिए आईएनजी लगा दो, नेबर के साथ कुछ हो रहा है तो उसके लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। क्लियर है? बढ़े आगे, चल फटाफट रीडिंग लो उसकी। चलिए कह रहा है जी, कमेंडेबल दो द स्कीम इज formidable structural impediments persist because only 31 crore of India's 94 crore workers are registered on the eShram portal, whose integration with ESIC remains nascent in many states. कह रहा है जी commendable, देखिए अंग्रेजी में एक वर्ड होता है कमेंट। कमेंट का मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी चीज की वाहवाही करना। कह रहा है कमेंडेबल यानी प्रशंसनीय है, हालांकि ये स्कीम है। यहां ये कवि बन गया, समझ पा रहे हो? सीधा सीधा नहीं लिख रहा है, उंगली टेढ़ी कर रहा है, रामधारी सिंह दिनकर बन रहा है। देखो कैसा बनाया सेंटेंस इसने, प्रशंसनीय है हालांकि ये स्कीम, कमेंडेबल दो द स्कीम इज। फिर क्या हुआ? कह रहा है हुआ ये, हालांकि ये स्कीम कमेंडेबल है, फिर भी जो डरा देने वाला, हिम्मत तोड़ देने वाला, जो फॉर्मिडेबल स्ट्रक्चरल यानी बुनियादी जो अड़चने हैं, इंपेडिमेंट्स हैं, वो अभी भी परसिस्ट करती हैं, बनी हुई हैं। कैसी अड़चने बनी हुई है और क्यों बनी हुई है? कह रहा है जी इसलिए बनी हुई है क्योंकि सिर्फ 31 करोड़ ऑफ इंडिया के 94 करोड़ वर्कर जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं ई श्रम पोर्टल पे। और ये वो ई श्रम पोर्टल है जिसका इंटीग्रेशन या सामंजस्य या जोड़ या लिंक ESIC इसकी कंपनी, इस जो है कॉर्पोरेशन के साथ बना हुआ है अभी भी अपने शुरुआती अवस्था में, नेसेंट में, बहुत सारे राज्यों में। तो ये स्कीम का फायदा मिलेगा ई श्रम पोर्टल से। 94 करोड़ वर्कर्स में से जो मेहनत मजदूरी वाले हैं, मैंने बताया ना 25 से कम कमाने वाला, भारत में मजदूर है वो, मतलब मजदूर समझ रहे हो ना, उस टर्म्स में नहीं कह रहा हूं मैं, सब बेलदार नहीं है, कुछ ऐसा काम कर रहा है जिसमें उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और पैसे कम मिलते हैं। तो 94 करोड़ भारतीय ऐसे हैं जो इस तरह के काम करते हैं 140 में से, उनमें से 31 करोड़ ही हैं जिनका ई श्रम के ऊपर अकाउंट बना हुआ है और वहीं पे स्कीम मिलती है। और समस्या ये है कि ई श्रम पोर्टल भी ESIC से जुड़ा नहीं हुआ जहां पे स्कीम का बेनिफिट ठीक से मिलना है। तो ये बड़ा फॉर्मिडेबल सा काम है, डरा धमकाने देने वाला काम है, हिम्मत तोड़ देने वाला काम है कि स्कीम को आप इन 94 करोड़ तक कैसे लाओगे। चलिए स्ट्रक्चर देखेंगे सेंटेंस की। स्कीम की वर्ब है इज, और स्कीम क्या है? स्कीम है कमेंडेबल। दो यहाँ पे कंजंक्शन है, शुरू में लग गई है और हालांकि का मीनिंग दे रही है। सेंटेंस को इसने थोड़ा सा टेढ़ा करके बनाया है, कवि बन के, पोएट बन के, है ना। चलिए इंपेडिमेंट्स की वर्ब है परसिस्ट। परसिस्ट का मतलब बने रहना, इंपेडिमेंट्स यानी अड़चने। फॉर्मिडेबल, इंटिमिडेटिंग, डॉन्टिंग, हिम्मत तोड़ देने वाला, हरक्यूलियन टास्क, याद है ना। 31 करोड़ जो है उनकी वर्ब है आर रजिस्टर्ड, ये रजिस्टर्ड है ई श्रम पोर्टल पे। इंटीग्रेशन का मतलब होता है लिंक या जोड़, और इस लिंक की वर्ब है रिमेन्स। नेसेंट आपने देख लिया, जो शुरुआती अवस्था में हो, डेवलपिंग हो, ग्रोइंग हो, या एक वर्ड करवाया था मैंने, फ्लैशलिंग। ठीक है, चल आपको पढ़ाते पढ़ाते क्या वोकैब मेरे तो ऐसे बैठ गई दिमाग में। क्लास अगर रेगुलर ले लोगे तो ये बड़ा आसान है ना, एक मुश्किल से 2500 वर्ड्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और पूरी अंग्रेजी नहीं पे टिकी है। रीडिंग के साथ में वोकैब को इंटीग्रेट करो। वोकैब को आइसोलेशन में नहीं पढ़ा जा सकता। रोज के 10 वर्ड पढ़ लोगे आप, 10वें दिन जो है पहले दिन के वर्ड्स बोलने शुरू कर जाओगे। जो बंदा रीड करते हुए वर्ड्स पढ़ता है और कंटेक्चुअली समझता है उसके दिमाग में रहते हैं। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। कह रहा है जी द प्रोग्राम ऑल्सो नेग्लेक्ट्स इनफॉर्मल विमेन वर्कर्स लैकिंग आइडेंटिफाइबल एम्प्लॉयर्स। कह रहा है ये प्रोग्राम जो है साथ ही साथ नेग्लेक्ट करता है, नजरअंदाज करता है उस
इनफॉर्मल सेक्टर की विमेन वर्कर्स को, घरों में काम करने वाली महिलाओं को, जिनका कोई आइडेंटिफाइबल एम्प्लॉयर ही नहीं है, मेरे घर में भी काम कर रही है, आपके घर में भी काम कर रही है, तो कौन इसको इंश्योरेंस दिलवाएगा भाई? कौन एम्प्लॉयर है इसका? तो इन महिलाओं को भी निगलेक्ट करता है ये। और क्या करता है ये? डिसरिगार्ड करता है, उपेक्षा करता है, अगेन निगलेक्ट करता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। अब ये क्या होती है आगे बताएंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इस प्रकार की है, पहली है लॉस्ट वेजेस और दूसरी है रिपीट मेडिकल विजिट्स। अगर कोई बंदी या कोई बंदा जो इस तरह का काम करता है 20-25-30 हजार का, और उसको बीमारी हो गई कोई और इलाज करवाने वो गया, तो 3 दिन तो वो घर में आया नहीं किसी के काम करने के लिए, फैक्ट्री में गया ही नहीं, तो उसको एक लॉस्ट हो गई वेजेस और बार बार उसको मेडिकल विजिट पे जाना पड़ा, किराया भाड़ा लगा, तो ये उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। या तो इलाज करवा ले और अपनी तनख्वाह छोड़ दे, या फिर तनख्वाह कमा ले, मेहनत कर ले और शरीर को बीमार पड़ा रहने दे। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी ये डिसरिगार्ड करता है और साथ में इनएडिक्वेटली या अपर्याप्त तौर पे, नाकाफी तौर पे एड्रेस करता है, हल निकालता है ऑक्यूपेशनल रिस्क्स का, ऐसे जोखिमों का जो आपके ऑक्यूपेशन या आपके जॉब व्यापार की वजह से आपको है। और कौन कौन से रिस्क हैं? पहले हैं हीट रिलेटेड और दूसरी है इन्फेक्शियस डिसीजेस। बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जहां पे आपको बीमारियां बहुत तेजी से फैलती हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं, जैसे नर्सेज को। और हीट रिलेटेड भी बहुत बीमारियां हैं, स्किन का जलना, बहुत तरह की होंगी, जहां पे काम आप ऐसी जगह पे कर रहे हो जहां एसी नहीं है, गर्मी बहुत है, मशीनों की गर्मी निकलती है। तो ये तीनों काम करता है। घरों पे काम करने वाली महिलाओं की बात नहीं करता ये स्कीम। ये वर्कर जब इलाज करवाने आएंगे तो इनकी जो वेजेस का लॉस होगा उसकी बात भी नहीं करता है। और ये जो फैलने वाली बीमारियां हैं उनको कैसे हल करेगा उसको भी ये ठीक से एड्रेस नहीं करता। प्रोग्राम की तीनों वर्ब्स आपस में जुड़ी हुई हैं कॉमा से और एंड से। इनएडिक्वेटली एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है नाकाफी या अपर्याप्त तौर पे। चलिए पढ़ने में आसान। ये आर्टिकल हम छोटा करके पढ़ रहे हैं, अगर आप फुल आर्टिकल अभी पढ़ोगे जो कि लंबा भी है, इसके बाद पढ़ने में आपको बिल्कुल मजा आएगा, आपको हर चीज समझ में आएगी। छोटा करके मैंने मुश्किल बनाया है। लास्ट पैराग्राफ, लास्ट सेंटेंस है, फटाफट देख लो। कह रहा है जी द गवर्नमेंट मस्ट मीट वर्कर्स वेयर दे आर। सरकार को जाके मिलना चाहिए इन वर्कर से जहां पे वो हैं। और कैसे? थ्रू मोबाइल ऑक्यूपेशनल हेल्थ यूनिट्स, जरिए ऐसी ऑक्यूपेशनल हेल्थ यूनिट्स के जो मोबाइल हैं, जो चलती फिरती हैं। अंग्रेजी में मोबाइल वर्ड का, जिसको मोबाइल बोलते हैं, हिंदी मोबाइल बोल देते हैं, मोबाइल वर्ड का मतलब होता है जो चलता फिरता हो। जैसे मोबाइल फोन है आपके पास, तो मोबाइल फोन क्या करता है? ऐसा फोन जो चलता फिरता है आपके साथ। तो ऐसी हेल्थ यूनिट्स भी तो बन सकती है ना, गाड़ियां, जो आपके ऑक्यूपेशन में, व्यापार में, जॉब के ऊपर आए और आपका हेल्थ चेकअप करें। कह रहा है जी और कहां करें? एट द प्लेस ऑफ वर्क, जहां वो काम करते हैं वहीं जाकर के उनका चेकअप हो। फिर क्या करे सरकार? पहला काम तो ये करना ही होगा सरकार को। दूसरा काम है मस्ट प्रोवाइड, सरकार को देना ही होगा उन टोकन्स को जो कंपेंसेट करें या हर्जाना करें या क्षतिपूर्ति करें इन लोगों के लिए उस टाइम की जो स्पेंड किया है इन्होंने चेकअप के ऊपर। तो जिस दिन चेकअप करवाया उस दिन अगर इसको 1500 रुपए वेज नहीं मिली अपनी, या 1000 रुपए की दिहाड़ी नहीं मिली, तो उस 1000 रुपए का सरकार की तरफ से कुछ इंतजाम जो है होना चाहिए। कह रहा है जी अदरवाइज एनी स्कीम ऑफ दिस नेचर विल नॉट इंप्रूव अपॉन द ऑलरेडी डेफिशिएंट सिस्टम। कह रहा नहीं तो कोई भी स्कीम ले आओ इसी प्रकार की, इस नेचर की, वो बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं करेगी या सुधार नहीं करेगी पहले से ही ऐसे सिस्टम को जो डेफिशिएंट है, कमजोर है, जिसमें डेफिशिएंसी या कमियां हैं। तो लास्ट में सरकार के लिए सुझाव है। तो ये पावर पंच वर्जन था इस एडिटोरियल का, छोटा करके आपने पढ़ा और मुश्किल बना के हमने इसको पढ़ा है। अब फुल आर्टिकल को एक रीडिंग दो, आपको मजा आ जाएगा, पूरा आर्टिकल समझ में आएगा। क्लास को यहीं रैप अप करते हैं। कंपेंसेट करना यानी हर्जाना देना, इसके लिए अंग्रेजी में एक वर्ड है मेक अमेंड्स। अंग्रेजी में अमेंड वर्ड का मतलब होता है सुधार या किसी चीज का हर्जाना। तो मेक अमेंड्स करना यानी हर्जाना देना, ठीक है। पे बैक करना, रीइंबर्स करना। डेफिशिएंट यानी जिसमें डेफिशिएंसी हो, जो कमजोर हो, जो कम हो। चलिए क्लास को रैप अप करें। कैसा लगा आर्टिकल आज का? पढ़ के जरूर बताया करो। आपका फीडबैक हमेशा कमेंट सेक्शन में खुला हुआ है। फटाफट से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि इसी आर्टिकल पे बेस्ड है। एक क्लोज टेस्ट हमारे पास और 2 क्वेश्चंस है कॉम्प्रिहेंशन के। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं जी ये पैसेज ये इशारा करता है, इंप्लाई करता है कि स्कीम का करंट डिजाइन जो है वो कम से कम इफेक्टिव है, कम असरदार है एड्रेस करने में नीड्स को, जरूरतों को। तो इनमें से कौन से इस टाइप के एम्प्लॉइज हैं जिनका कोई कवरेज इस हेल्थ चेकअप स्कीम में नहीं पड़ रहा? एजेडस इंडस्ट्री वालों का, जो ईएसआईसी में आते हैं उन वर्कर्स का,
ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स का, या घरों में काम करने वाले इनफॉर्मल महिलाओं का, जिनका कोई एक एम्प्लॉयर जिनका है ही नहीं। बाकी 3 तो देखो कवर हो जाएंगे जैसे तैसे गिर पड़ के। ये डी वालों का कुछ समझ नहीं आ रहा, इन महिलाओं का कौन हेल्थ चेकअप करेगा, ठीक है ना। तो यही इसमें इम्प्लीकेशन है कि डी वाले ये इनफॉर्मल वीमेन वर्कर्स आर नॉट कवर्ड, एडिक्वेटली कवर्ड। चलिए क्लोज टेस्ट है, 4 ही वर्ड दे रहा हूं मैं आपको, वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई दे लो। ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये 5वां है। चारों में एक एक क्वेश्चन ब्लैंक के अंदर एक एक वर्ड को आपको भरना है। 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, ट्राई लेना, मैं करवाने लगा हूं, मैच कर लेना। फॉर्मिडेबल हिम्मत तोड़ देने वाला, एडजेक्टिव है। नेसेंट शुरुआती अवस्था में, एडजेक्टिव है। ऑगमेंट यानी बढ़ावा देना, सपोर्ट करना, स्ट्रेंथन करना, मजबूत बनाना, वर्ब है। डेफिशिएंट यानी जिसमें कमियां हो, एडजेक्टिव है। तो सरकार ने अटेम्प्ट किया कि वो टू डैश करे रूरल हेल्थ केयर नेटवर्क को। टू यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म लेगा यानी कि इन्फिनेटिव बनाएगा। तो सरकार ने ये अटेम्प्ट किया कि वो डैश करे रूरल हेल्थ केयर नेटवर्क को यानी कि ऑगमेंट करे। वर्ब एक ही आई है, ये एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव, ठीक है। तो 2 प्लस में वर्ब चाहिए थी, तो यहाँ पे आ गया ऑगमेंट। और कैसे करे ये, इसको मजबूत बनाए एडिशनल फंडिंग के सहारे। कह रहा है ऑल्दो सरकार ने ऐसा सोचा, अटेम्प्ट किया, फिर भी हुआ क्या। द रिफॉर्म जो सुधार सरकार लाई थी वो रिमेंड बना रहा डैश। रिफॉर्म कैसा बनेगा, हिम्मत तोड़ने वाला, शुरुआती अवस्था में, या डेफिशिएंट। देखो रिफॉर्म जो है नेसेंट भी रह सकता है और कम यानी डेफिशिएंट कमियों से भरा भी रह सकता है। तो यहाँ पे दोनों ही आ जाएंगे, आगे चेक करते हैं, दोनों में से जो एक आगे आ जाएगा दूसरा वाला यहां डाल दे। तो कह रहे फिर भी रिफॉर्म जो है, सुधार का जो स्टेप उठाया था वो आज भी इस अवस्था में बना रहा। अब क्यों बना रहा, बिकॉज ऑफ वीक इंफ्रास्ट्रक्चर, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। कह रहा एक्सपर्ट्स वार्न अगेंस्ट या वार्न दैट ओवरकमिंग सच डैश एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स वुड रिक्वायर फार मोर देन द करंट डैश पॉलिसी फ्रेमवर्क। कह रहा फिर एक्सपर्ट्स ने भी वार्न किया कि अगर ओवरकम करना है, जीतना है, फतेह पाना है इस प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स पे या प्रशासनिक अड़चनों पे, तो ये जो काम है ना ओवरकम करने का, इसको जरूरत होगी बहुत ज्यादा, फार मोर, बजाय जो करंट डैश है पॉलिसी का फ्रेमवर्क, जो करंट पॉलिसी का ढांचा है उससे। देखो जी पॉलिसी का ढांचा जो है वो बहुत डेफिशिएंट है और सरकार को ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स पे ओवरकम करना है जो फॉर्मिडेबल है, हिम्मत तोड़ने वाले हैं, ठीक है। या फिर पॉलिसी के ढांचे को नेसेंट मान सकते हैं, ढांचा अभी शुरुआती अवस्था में है, और यहां पे डाल देंगे आप डेफिशिएंट। चलिए सरकार ने कोशिश की कि वो ऑगमेंट करेगी, मजबूत बनाएगी स्कीम को, हालांकि सरकार ने किया, फिर भी रिफॉर्म जो बना रहा वो बहुत डेफिशिएंट बना रहा या फिर ये बहुत कमजोर बना रहा। एक्सपर्ट्स ने वार्न किया कि अगर फतेह पाना है इस प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स पे जो फॉर्मिडेबल हैं, हिम्मत तोड़ देने वाली अड़चने हैं प्रशासन की, तो उसके लिए जरूरत होगी आपको बहुत ज्यादा, बजाय इस हाल में जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है जो नेसेंट है या शुरुआती अवस्था में है। बन गए। कितने लोगों का सही था बताना जरूर से, मेंस लेवल का है, गलत होगा मुझे पता ही है, 4 में से 1 तो सभी का गलत है एटलीस्ट। चलो 6 देख लो फटाफट। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है अगर उसको इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो वो सीधे सीधे एड्रेस कर देगी ऑथर के प्राइमरी ऑपरेशनल कंसर्न को, स्कीम को लेकर के जो चिंता है उसको। कौन सा ऐसा काम है जो मोदी जी अभी कर दें, तो ये ऑथर का आर्टिकल जो है इसमें जो चिंता इसने जाहिर की है वो चिंताओं को मुक्ति मिलेगी इसको। ऑथर कह रहा है जी इनके पास जाकर के मोबाइल यूनिट ले जाओ और वहीं पे चेकअप कर दो ताकि इनकी दिहाड़ी का नुकसान ना हो। अगर ये काम स्कीम में मोदी जी करवा दें तो ये क्या होगा, ये द हिंदू वाला खुश हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑपरेशनल कंसर्न जो है खत्म हो जाएगा। चलिए 6 की आंसर है सी, है ना। चलिए लास्ट में 2 क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, 3 ही क्वेश्चंस हैं। मेक अमेंड्स ये फ्रेज आपसे पूछा है और इसमें मिलेंगी 2 एरर्स, ठीक है। पार्टिसिपल एरर देख लेना और एक कॉन्सेप्ट आपको और करवाया था असेस, एक्सेस और एक्सेस वाला। अगेन 7, 8, 9 इन तीनों के आंसर्स फर्स्ट कमेंट में डाल दिए गए हैं, जाके चेक करें। 9 में से कितने मार्क्स मिले जरूर से शेयर किया करो सर, 1 मिला, 5 मिले, ऑनेस्टी के साथ बताया करो, हीरो नहीं बनना है। चलिए ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लेना, कोई भी आपकी क्वेरी हो ऐप से रिलेटेड, किसी भी कोर्स से रिलेटेड, राइटिंग कोर्स, अनलॉक्ड कोर्स, साथ ही माइग्रेशन कोर्स फॉर सिविल सेवाएं, तो टीम का नंबर भी आपके पास है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस वाया व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। चलिए कल आपसे मुलाकात लेंगे, शुभ रात्रि, साइनिंग आउट।